अब इस एपिसोड की शुरुआत में हमें ह्यूब्रेक कैसल दिखाया जाता है और वहाँ पर एक बंदा ह्यूब्रेक से पूछता है कि जो लेडी पेट्रा हैं अब वो कैपिटल में स्टडी कर रही हैं और इसका मतलब है कि हमने ड्यूक कैडलैक का भरोसा जीत लिया है, लेकिन आपने लेडी लिकोरिस को बाहर क्यों भेजा? मुझे ये बात अभी भी समझ में नहीं आई। सो इस पर ह्यूब्रेक बोलता है कि जब चीजें मेरे हाथों से बाहर निकलने लगती हैं तो मुझे इससे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और मुझे इस बात का भी पूरा यकीन है कि जो काउंटी ऑफ रिटेस है वो मेरे प्यारे सन इन लॉ को अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश कर रही है और मैं ये होने नहीं दूंगा। ये बात सुनकर वो आदमी बोलता है, अच्छा शायद से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जो वो औरत है वो काफी ज्यादा चालाक है और अपनी इसी चालाकी से वो अब तक पूरे साउथ का कंट्रोल अपने हाथों में लिए हुए हैं और यहाँ पर वो औरत पूरी कोशिश कर रही है कि वो मॉर्टेन को अपने हाथों में ले पाए। अब इसके बाद ह्यूब्रेक बोलता है कि मुझे उसके इरादों के बारे में तब समझ में आया जब मुझे टी टेस्टिंग पार्टी के इन्विटेशन के बारे में पता चला और क्योंकि मेरी बेटी लिकोरिस इस वक्त वहाँ पर है तो उसका पेस्ट्री के साथ उस पार्टी में जाना लाजमी है और मुझे इस बात का भी पूरा यकीन है कि अगर मेरी बेटी और पेस्ट्री दोनों एक साथ रहेंगे तो वो घटिया औरत अपने इरादों में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगी और एक पिता होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं अपनी बेटी को हमेशा सुरक्षित रखूं। इसी वजह से हमें भी अपना काम जल्दी शुरू कर देना चाहिए। उसके बाद यहाँ सीन बदलता है और हमें मॉर्टेन विलेज दिखाया जाता है जहाँ पर हम लूमी को देखते हैं जो दौड़ते हुए अपने दोस्तों के पास आ रही थी। उसको दौड़ते हुए देखकर मार्क उससे पूछता है कि क्या हुआ लूमी, तुम इस तरीके से भाग क्यों रही हो? तो लूमी उन्हें बताती है कि जो पेस्ट्री की फियांसी है वो यहाँ पर आ चुकी है। उसकी बात सुनकर मार्क बोलता है कि मैंने ऐसा सुना है कि जो पेस्ट्री की फियांसी है वो एक काफी ज्यादा ब्यूटीफुल और सेक्सी ओल्डर वुमेन है, लेकिन ये सिर्फ अफवाहें हैं। सो तभी लूमी मार्क से बोलती है लेकिन अगर ये अफवाहें सच हुई तो इसी वजह से हमें एक बार चेक जरूर करना चाहिए। सो मार्क पूछता है कि आखिर तुम इतनी ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो? सो अगले ही पल में लूमी मार्क का हाथ पकड़कर उसे खींचकर ले जाने लगती है एंड उससे बोलती है कि चलो हम उन्हें चुपके से देखेंगे। अब इसके बाद यहाँ सीन बदलता है और हमें पेस्ट्री के घर का किचन दिखाया जाता है जहाँ पर जो पेस्ट्री होता है वो शायद से स्वीट्स बनाने की तैयारियां कर रहा था और लिकोरिस उसे ये सब करते हुए देख रही थी। एंड वहाँ पर पेस्ट्री लिकोरिस को बताता है कि क्योंकि हम एक टी पार्टी में जाने वाले हैं तो मैं उनके लिए कुछ गिफ्ट लेकर जाऊंगा और इसी वजह से मैं ये बना रहा हूँ। एंड वहाँ पर ना लिकोरिस को बहुत ही ज्यादा मीठी स्मेल आ रही थी एंड वहाँ पर जो पेस्ट्री होता है वो टोटल कंसंट्रेशन के साथ अपनी स्वीट बना रहा था। अब इसके कुछ देर बाद पेस्ट्री एक हत्थे में रखे हुए स्वीट के गाढ़े पदार्थ को एक गोल प्लेट में डालता है ताकि वो इसे कैंडी शेप दे पाए। एंड इसके अलावा पेस्ट्री वहाँ पर लिकोरिस को एक कैंडी की बनी हुई कैट बनाकर दिखाता है। ये देखकर लिकोरिस उसकी तारीफ करते हुए बोलती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो पेस्ट्री। एंड इसके बाद पेस्ट्री ऐसी बहुत सारी चीजें बनाता है, एक डॉग, एक बनी और एक बर्ड भी। अब इसके बाद पेस्ट्री कैंडी से एक फ्लावर भी बनाता है और वहाँ पर लिकोरिस को ये कैंडी का बना हुआ फ्लावर इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था कि वो इसे खाने से मना कर देती है। सो पेस्ट्री उससे बोलता है कि देखो हमें इसे खाना ही होगा, अगर हम इसे नहीं खाएंगे तो कैंडी को बुरा लगेगा। सो लिकोरिस बोलती है कि आखिर मैं इसे कैसे खाऊं, तुम ही देखो कि ये कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। लेकिन तभी दोस्तों हम देखते हैं कि उन दोनों को कोई छुप कर देख रहा था एंड ये होती है एग्नेस एंड लूमी जो पेस्ट्री और लिकोरिस को छुप कर देख रही थी। और वहाँ पर मार्क भी होता है जो उन दोनों से बोलता है कि यार उन्हें छुप कर देखना बंद करो। और उन दोनों को देखकर एग्नेस सोच रही थी कि पेस्ट्री उसके साथ कुछ तो कर, अरे उसका हाथ तो पकड़ कम से कम। अब दोस्तों तुम लोग सोच सकते हो कि इतने छोटे बच्चों का रोमांस, क्योंकि पेस्ट्री और लिकोरिस दोनों ही इस वक्त काफी छोटे हैं उम्र में। तो मैं तुम्हें बता दूं कि जिस दुनिया में हमारा हीरो पेस्ट्री है उस दुनिया में काफी छोटी उम्र में शादी हो जाती है बच्चों की। तो अब शादी के बाद तो हम अपनी बीवी के साथ रोमांस कर ही सकते हैं ना। हाँ, तभी लूमी उन्हें देखकर बोलती है कि शायद से पेस्ट्री वहाँ पर कोई स्वीट बनाने की कोशिश कर रहा है। एंड उसके बाद पेस्ट्री की बनी स्वीट तैयार हो जाती है। वहाँ पर पेस्ट्री लिकोरिस से पूछता है कि क्या तुम इसे एक बार ट्राई करना चाहोगी? सो लिकोरिस बोलती है कि हाँ बिल्कुल। एंड इसके बाद लिकोरिस जब उस कैंडी को टेस्ट करती है तो उसे वो बहुत ज्यादा डिलीशियस लगती है। लिकोरिस को खुश देखकर पेस्ट्री भी खुश हो जाता है। अब इसके बाद पेस्ट्री दरवाजे के पास जाकर दरवाजा खोल देता है जिसकी वजह से लूमी और एग्नेस वहीं नीचे गिर जाते हैं। अब इसके बाद पेस्ट्री उनसे पूछता है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सो तभी एग्नेस बहाना मारते हुए बोलती है कि अरे मुझे कुछ काम है, अच्छा तो मैं चलती हूँ। एंड एग्नेस वहाँ से चली जाती है एंड बेचारे मार्क और लूमी वहाँ अकेले ही रह जाते हैं। वहाँ पर पेस्ट्री उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों को इस तरीके से छुपकर दूसरों की बातें नहीं सुननी चाहिए। अब इसके बाद पेस्ट्री उन दोनों से बोलता है कि पहले मैं सोच रहा था कि मैं तुम दोनों को बोंका से बनी हुई कैंडी टेस्ट करने दूंगा, लेकिन अब नहीं, अब मैं इन कैंडीज को अपने पापा को और फ्यूजी को दूंगा। अब इसके बाद हमें लिटैचवेल कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिटैच ने एक टी पार्टी रखी है जिसमें काफी सारे बड़े बड़े लोग आए हैं और ये पार्टी काफी ज्यादा शानदार है। वहाँ पर पेस्ट्री भी लिकोरिस को लेकर आया था और उनके साथ आए थे निकोलो और साइरा। अब इसके बाद पेस्ट्री हमें बताता है कि रिटेसवेल एक काफी ज्यादा फेमस प्रोमिनेंट कैसल है साउथ का, जिसे पायरेट कैसल के नाम से भी जाना जाता है।
तभी पेस्ट्री की नजर मिस्टर स्लीटेज की एक तस्वीर पर पड़ती है जो पेस्ट्री ने ही अपने मैजिक से बनाकर दी थी उन्हें। तुम लोगों को याद ही होगा जब मिस्ट्रेस और पेस्ट्री पहली बार मिले थे। अब इसके बाद पेस्ट्री और लिकरिस उस तस्वीर को देखने लगते हैं। तभी वहाँ मिस्ट्रेस का ये पर्सनल बंदा आ जाता है जो पेस्ट्री को देखकर बोलता है कि अच्छा तो आप यहाँ पर आ गए पेस्ट्री मॉर्टन। उनको देखकर पेस्ट्री बोलता है कि लॉर्ड कोटॉन हमें यहाँ पर आज इनवाइट करने के लिए थैंक यू। वहाँ पर पेस्ट्री लॉर्ड कोटॉन से पूछता है कि आज आपने मुझे इतनी बड़े जश्न में इनवाइट किया है, इससे मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, लेकिन आपको मुझ जैसे एक लो रैंक नोबल को यहाँ पर इनवाइट करने की क्या जरूरत थी। सो कोटॉन बोलता है कि मुझे मिस्ट्रेस ने ये ऑर्डर दिया था तो मैंने बस उनके ऑर्डर को फॉलो किया। अब इसके बाद इन दोनों की बातें होने लगती हैं और वहीं पर पेस्ट्री और मिस्टर कोटॉन को इस तरीके से बातें करता हुआ देखकर लोग आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर ये लड़का कौन है, शायद से ये तो कोई लो रैंक नोबल है। और वहीं दूसरी तरफ पेस्ट्री सोचता है कि मैं यहाँ से खाली हाथ तो नहीं लौटने वाला हूँ। रिटेसवेल मेरे लिए एक परफेक्ट लोकेशन है जहाँ पर मैं अपने स्पेशल माल को बेच सकता हूँ। इसके बाद मिस्टर कोटॉन लिकरिस के बारे में पूछते हैं। सो पेस्ट्री बताता है कि ये है मेरी फियांसी लेडी लिकरिस मिले ह्यूब्रैक और ये आज से पहले कभी भी ऐसी किसी साउदर्नर्स की गैदरिंग में नहीं आई है, इसीलिए हम दोनों साथ में आए हैं। उसके बाद लिकरिस भी वहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। इसके बाद मिस्टर कोटॉन खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलते हैं कि मैं हूँ कोटॉन ईगल्स एंड प्लीज अब आप दोनों मेरे साथ चलिए क्योंकि जो टी टेस्टिंग पार्टी है वो शुरू हो चुकी है। अब इसके बाद जो मिस्टर कोटॉन होता है वो लिकरिस और पेस्ट्री को सभी से इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलता है कि ये है लॉर्ड पेस्ट्री मिले मॉर्टन जो मॉर्टन फैमिली के वारिस हैं, जो आज यहाँ इस जश्न में आए हुए हैं अपनी फियांसी लेडी लिकरिस के साथ। उसकी बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि क्या ये उस हीरो का बेटा है, लॉर्ड मॉर्टन का बेटा। उसके बाद वो सभी भी खुद को पेस्ट्री से इंट्रोड्यूस करने लगते हैं। सो पेस्ट्री भी उन सभी से बोलता है कि मेरा नाम पेस्ट्री है और यहाँ पर आप सभी मुझसे बड़े और रैंक में भी ऊंचे हैं, इसीलिए प्लीज आप सभी मुझसे कैजुअली बात कीजिए। और वो उन सबको एक कुकीज का डिब्बा देते हुए बोलता है कि ये हमारी नई दोस्ती का एक टोकन है, मैं इन्हें लेकर आया हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये टी के साथ आप सभी को काफी पसंद आएंगे। सो लोग पूछते हैं कि आखिर ये क्या है। सो पेस्ट्री बताता है कि ये हार्ड कैंडी है, इन्हें मैंने बनाया है। उसके बाद जब वो सभी इन कुकीज को टेस्ट करते हैं तो ये उन्हें काफी ज्यादा पसंद आती हैं। एंड उसके बाद जब लोग उन कैंडीज को चाय के साथ खाते हैं तो इनका टेस्ट और भी अच्छा लगता है उन्हें। एंड अब पेस्ट्री उनसे बोलता है कि मैंने इन सभी कैंडीज को अपने घर पर बनाया है तो मैं जितनी बना पाया उतनी अपने साथ ले आया, और अगर आपको ये कैंडीज पसंद आती हैं तो हम आपको और भी भेज सकते हैं ऐसी। सो सभी लोग बोलते हैं कि हाँ हमें ये कैंडीज बहुत ज्यादा पसंद आई। सो पेस्ट्री उनसे बोलता है कि हम ये कैंडी आपको हमारे फैमिली को विजिट करने वाले सेल्समैन से भिजवा देंगे, लेकिन आप सभी को पता ही होगा कि शुगर प्रोडक्ट्स में काफी ज्यादा टैक्स लगता है और अगर इतना सारा टैक्स बेचारा सेल्समैन अकेले चुकाएगा इन प्रोडक्ट्स को आप तक पहुंचाने के लिए तो मुझे नहीं लगता कि वो इस काम को करने में खुश होगा। और आप लोग ही बताइए कि अगर हम अपने तोहफों पर टैक्सेस लगाएंगे तो ये कितनी मूर्खता वाली बात है। जो सभी लोग होते हैं वो भी उसकी बात से बिल्कुल एग्री करते हैं और यहाँ पर सब कुछ पेस्ट्री के प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। तभी वहाँ पर मिस्ट्रेस आ जाती है जो आते ही बोलती है कि यहाँ पर तो आप सभी की काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हो रही है, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप लोग किस बारे में बात कर रहे थे। तभी पेस्ट्री मिस्ट्रेस से बोलता है कि मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए थैंक्स, और हाँ ये है मेरी फियांसी लेडी लिकरिस। सो अब इसके बाद लिकरिस अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगती है। उसके बाद मिस्ट्रेस पेस्ट्री से बोलती है तो क्या अब हम उस कन्वर्सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं जो तुम कुछ देर पहले कर रहे थे बिजनेस से रिलेटेड। सो पेस्ट्री बोलता है कि अरे नहीं मैं बिजनेस के बारे में बातें नहीं कर रहा था, मैं तो बस गिफ्ट की बातें कर रहा था। अब पेस्ट्री की बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस्ट्रेस का मूड खराब हो जाता है। वो पेस्ट्री से बोलती है मुझे नहीं लगता कि हमें इस बारे में यहाँ पर बात करनी चाहिए, चलो कहीं और चलते हैं। सो वो दोनों कहीं जाने लगते हैं। लिकरिस भी उनके साथ आने की कोशिश करती है। सो पेस्ट्री अब लिकरिस से बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। लेकिन जो लिकरिस थी वो काफी ज्यादा घबराई हुई थी। सो बाद पेस्ट्री मिस्ट्रेस के साथ एक कमरे में चला जाता है। कमरे में आने के बाद मिस्ट्रेस बताती हैं कि ये है मेरा ऑफिस और वहाँ पर मिस्ट्रेस के साथ उसके 2 गार्ड भी होते हैं जो उसकी सिक्योरिटी के लिए हैं वहाँ पर। तभी पेस्ट्री मिस्ट्रेस से पूछता है कि आपको क्या लगता है, आपको मुझसे कोई खतरा है। सो मिस्ट्रेस बोलती है कि नहीं, अगर मुझे तुमसे जरा सा भी खतरा होता तो यहाँ पर 20 से 30 बॉडीगार्ड्स होते। सो पेस्ट्री उनसे बोलता है आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको अपना मैजिक दिखा ही चुका हूँ, वो इतना कुछ हार्मफुल नहीं है। सो मिस्ट्रेस बोलती है लेकिन मैं एक बहुत ही ज्यादा कमजोर और डेलिकेट वुमेन हूँ, इसीलिए मुझे अपनी सिक्योरिटी का ख्याल तो रखना पड़ेगा। पेस्ट्री सोचता है कि मुझे तो ये कमजोर बिल्कुल भी नहीं लगती। अब इसके बाद मिस्ट्रेस बोलती है कि चलो हम अपनी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं, तो तुम किस बारे में बातें कर रहे थे। हाँ सो पेस्ट्री मिस्ट्रेस को बताता है कि अगर आप किसी को कोई गिफ्ट भेजते हो तो उसके लिए भी आपको टैक्सेस देने पड़ते हैं और मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल भी अच्छी बात है। अब इसके बाद पेस्ट्री बोलता है कि इससे पहले कि मैं आपको अपना गोल बताऊं, क्या आप कुछ कैंडी ट्राई करना चाहोगी।
अब इसके बाद जब मिस्ट्रेस एक कैंडी को टेस्ट करती है तो उसे उसका टेस्ट काफी ज्यादा यूनिक लगता है। मिस्ट्रेस सोचती है कि मेरी पोजीशन की वजह से मैंने काफी सारे डेजर्ट को टेस्ट किया है, लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। एंड वो पेस्ट्री से बोलती है कि ये कैंडी काफी ज्यादा डिलीशियस है। सो अब पेस्ट्री बताता है कि इन कैंडीज को मैंने खुद बनाया है। पेस्ट्री बताता है कि मैंने इनको बनाने में वाटर, शुगर, हनी इनका यूज किया है। इनके सेंट को और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए मैं इनमें हर्ब्स और फ्रूट्स का जूस मिला सकता था और हनी की जगह पर शुगर का यूज कर सकता था, लेकिन अभी तो मैंने इतना ही इस्तेमाल किया है बस। अब इसके बाद पेस्ट्री बोलता है कि आने वाले फ्यूचर में मैं ये चाहता हूँ कि मेरी फैमिली हर एक चीज को खुद ही सप्लाई करे, यहाँ तक कि इंग्रेडिएंट्स को भी। उसकी बात सुनकर मिस्ट्रेस काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि मॉर्टेन एक ऐसी बंजर जमीन है जहाँ पर कुछ भी नहीं उगता और ये तो वहाँ पर शुगर एंड हनी उगाने की बात कर रहा है। अब इसके बाद पेस्ट्री बोलता है कि योर एक्सीलेंसी, मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि आने वाले 3 सालों में मेरा परिवार उन सारी चीजों को उगाने लगेगा जो भी स्वीट्स बनाने के लिए चाहिए होती हैं और मुझे इसमें आपकी मदद चाहिए। मिस्ट्रेस उसकी बात सुनकर बोलती है कि अच्छा, तो तुम बाहर इस बारे में बातें कर रहे थे। सो पेस्ट्री बोलता है बिल्कुल। वहीं पेस्ट्री को देखकर मिस्ट्रेस सोचती है कि मुझे इस वक्त ये तो नहीं पता कि ये कितना ज्यादा सीरियस है, लेकिन इसकी आंखों में मुझे एक ऐसा ख्वाब नजर आ रहा है जो आने वाले फ्यूचर में कुछ बड़ा कर दिखाने का है। आखिर ये बड़ा होकर करना क्या चाहता है। और अब यहाँ पर मिस्ट्रेस पेस्ट्री से बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ स्वीट्स के मामले में। और वहाँ पर वो सोचती है कि भले से ही तुम्हारा फ्यूचर कैसा भी हो, वो बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है और मैं भी उसमें तुम्हारे साथ शामिल होने वाली हूँ। और यहाँ पर मिस्ट्रेस की बात सुनकर पेस्ट्री उन्हें थैंक्स बोलता है। अब उसी टाइम पर हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि मिस्ट्रेस पेस्ट्री को अकेले में बात करने के लिए लेकर गई हैं। और मुझे तो आज से पहले ये भी पता नहीं था कि मॉर्टेन फैमिली का कोई वारिस भी है। वहीं पर जो लिकरस होती है वो उनकी ये सारी बातें सुन रही थी। तभी वहाँ पर मिस्टर कोटोन आकर बोलता है कि लेडी लिकरस, ये सारी बस अफवाहें हैं, आप इस बारे में चिंता मत कीजिए। वो बच्चा इतना ज्यादा टैलेंटेड इसी वजह से है क्योंकि वो एक हीरो का बेटा है और एक हीरो का बेटा होने की वजह से ही उसके ऊपर इतना ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। उसकी बात सुनकर लिकोरिस भी बोलती है कि हाँ, आप शायद से सही कह रहे हैं। जो मॉर्टेन्स हैं वो भले से ही कितने ही ज्यादा बिजी क्यों ना हो, वो अपने हर एक पल को एंजॉय करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अब सायरा लिकोरिस से बोलती है कि माय लेडी प्लीज आप उसकी बातों पर इतना ध्यान मत दीजिए। वहीं दूसरी तरफ हम लिकोरिस को देखते हैं जो कि अब काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है और वो सोच रही थी कि अगर उसे कोई दूसरी फियांसी मिल गई तो क्या वो मुझ पर ध्यान देगा, अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा। और अब वहाँ से जाते हुए लिकोरिस सोचती है कि मुझे उन लोगों से बात करने में बड़ी दिक्कत होती है जिन लोगों को मैं नहीं जानती और मैं यहाँ पर इसीलिए आई क्योंकि पेस्ट्री मेरे साथ था, लेकिन शायद से अब मुझे वापस घर चले जाना चाहिए। और उस टाइम पर लिकोरिस ये भी सोचती है कि अगर मैं पेट्रा होती तो मैं ऐसी सिचुएशन को बड़े ही आराम से हैंडल कर लेती। एंड उसके बाद जब लिकोरिस दरवाजा खोलती है तो वो देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि जो मिस्ट्रेस थी वो पेस्ट्री को बड़ी ही अजीब तरीके से गले से यानी सीने से लगाए हुए थी। एंड वहाँ पर पेस्ट्री भी लिकोरिस को देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वो बड़ी ही अजीब सी सिचुएशन में फंसा हुआ है। और अब पेस्ट्री को मिस्ट्रेस के साथ देखकर लिकोरिस वहाँ से भाग जाती है तो अब पेस्ट्री भी उसके पीछे जाने लगता है और मिस्ट्रेस को ये सब देखकर काफी मजा आ रहा था। दूसरी ओर पेस्ट्री लिकोरिस का पीछा करते हुए गार्डन में आ जाता है जहाँ पर लिकोरिस होती है। और अब पेस्ट्री लिकोरिस के पास आकर बोलता है कि जैसा तुमने देखा वैसा कुछ भी नहीं था। सो तभी लिकोरिस बोलती है कि हॉल में सभी लोग सिर्फ आपके बारे में बात कर रहे थे और वहाँ पर मौजूद सभी औरतें भी आपकी ही तारीफ कर रही थीं। और इसके बाद मेरे दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे कि अगर आपको कोई मुझसे बेहतर मिल गई तो आप मुझे छोड़ देंगे। और ये सब कहते हुए लिकोरिस रोने लगती है। इसके बाद लिकोरिस बोलती है कि मेरी बहन पेट्रा सभी के साथ बड़ी आसानी से बात कर लेती है और सभी उसे काफी पसंद भी करते हैं। काश कि मैं उसकी तरह होती। लेकिन अगले ही पल में पेस्ट्री लिकोरिस का हाथ पकड़कर बोलता है कि भले से ही तुम्हें दूसरों से बात करने में दिक्कत होती हो, लेकिन ये तो बस तुम्हारी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है और तुम्हें अपनी बहन की तरह बनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसी हो मैं तुम्हें वैसे ही पसंद करता हूँ और तुम देखना कि धीरे धीरे मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करने लगूंगा। और इसके बाद पेस्ट्री खड़ा होता है और लिकोरिस से कुछ वक्त इंतजार करने को बोलता है। और इसके बाद पेस्ट्री थोड़ी दूरी पर जाकर अपने पिता के टेलीपोर्टेशन मैजिक के जरिए यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। दूसरी ओर लिकोरिस की मेड सीला को उसकी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि पेस्ट्री लिकोरिस के पास वापस आ जाता है और बोलता है कि इंतजार कराने के लिए माफ करना। एंड दोस्तों, पेस्ट्री लिकोरिस के लिए एक कैंडी लेकर आया था। वो लिकोरिस को बताता है कि ये कैंडी उसने स्पेशली लिकोरिस के लिए बनाई है, क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगी। दोस्तों, इस कैंडी पर एक दिल का निशान था
पेस्ट्री की बातें सुनकर लिकोरिस उस कैंडी को ले लेती है और इसके बाद जब वो उस कैंडी को टेस्ट करती है तो उसका फ्लेवर और स्वीटनेस उसे बहुत अच्छी लगती है। और अब लिकोरिस को वो वक्त याद आता है जो उसने अकेले में पेस्ट्री के साथ बिताया था ये कैंडीज बनाते हुए। और ये सब याद करते हुए लिकोरिस की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और अब लिकोरिस बोलती है कि ये बहुत ज्यादा डिलीशियस है। सो अब पेस्ट्री लिकोरिस को इस कैंडी का नाम बताता है, कैंडी एप्पल। लेकिन इसी के साथ इसके कई सारे नाम हैं क्योंकि इस कैंडी को बनाना काफी ज्यादा आसान है। इसी वजह से अलग अलग जगहों पर इसके अलग अलग नाम हैं, जैसे टॉफी एप्पल, हेवेंस एप्पल, एप्पल ऑफ पैराडाइज और एप्पल ऑफ लव। और ये बात सुनकर लिकोरिस हैरान हो जाती है। और अब पेस्ट्री लिकोरिस से कहता है कि इस कैंडी को बनाते हुए मैंने तुम्हें याद किया है। इस कैंडी में मेरा तुम्हारे लिए प्यार है, इसीलिए प्लीज लिकोरिस, क्या तुम मुझ पर यकीन करोगी? मैं तुम्हें खुश करना चाहता हूँ और इसी के साथ मैं हमेशा तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ लिकोरिस। अब पेस्ट्री की बातें सुनकर लिकोरिस मुस्कुराते हुए इस कैंडी को खाने लगती है और वो इसके लिए पेस्ट्री को थैंक यू भी बोलती है। और लिकोरिस की मुस्कुराहट देखकर पेस्ट्री भी खुश हो जाता है और इसके बाद पेस्ट्री लिकोरिस का हाथ पकड़कर उसके करीब आने लगता है। और अब बस ये दोनों किस करने ही वाले हैं, लेकिन कबाब में हड्डी लिकोरिस की मेड आ जाती है और इनके रोमांटिक मोमेंट की ऐसी की तैसी हो जाती है। अब इसके बाद पेस्ट्री निकोलो से पूछता है कि आखिर वो लोग कितनी देर से यहाँ पर हैं। निकोलो बताता है कि जब पेस्ट्री ने कैंडी का नाम बताया था, एप्पल ऑफ लव। और इसके बाद निकोलो पेस्ट्री की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगता है कि यार तुम तो सच में कितनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करते हो, लड़कियां तो तुम्हारी इन बातों को सुनकर ही तुम पर फिदा हो जाया करती होंगी, है ना? ये बातें सुनकर पेस्ट्री को गुस्सा आ जाता है और अब पेस्ट्री निकोलो से कहता है कि जब हम लोग वापस घर पर जाएंगे तो मैं तुम्हारे काम को दुगना कर दूंगा। निकोलो बोलता है कि यंग मास्टर आप मजाक कर रहे हैं, है ना? जिस पर पेस्ट्री बोलता है कि अच्छा तो तुम्हें ये मजाक लग रहा है, तो चलो ठीक है, मैं तुम्हारे काम को 3 गुना कर देता हूँ। सो अब निकोलो पेस्ट्री से माफी मांगने लगता है। दूसरी ओर सीला लिकोरिस से कहती है कि अब आपका मूड फिर से ठीक हो गया है ना? लेकिन लिकोरिस का शर्माता हुआ चेहरा देखकर वो पेस्ट्री को बड़ी अजीब नजरों से घूरने लगती है। बेचारा पेस्ट्री अपनी बीवी के साथ भी रोमांस नहीं कर सकता। अब इसके बाद शाम को जब ये लोग अपने घर पर आते हैं तो पेस्ट्री की माँ पेस्ट्री को सीने से लगा लेती है, जिसकी वजह से पेस्ट्री को दिक्कत होने लगती है। पेस्ट्री की ऐसी हालत देखकर कैसरोल एग्नेस से कहता है कि अब उसे छोड़ भी दो। और जब लिकोरिस एग्नेस के पास आती है सो एग्नेस पेस्ट्री को छोड़ देती है और लिकोरिस से कहती है कि पेस्ट्री आज दोपहर में घर पर आया था अपने साथ कुछ लेने के लिए, क्या वो तुम्हारे लिए कुछ लेकर गया था? अब इसके बाद एग्नेस पेस्ट्री के पास आकर कहती है कि मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ कि आज वहाँ पर क्या क्या हुआ। और इसके बाद एग्नेस पेस्ट्री को अपने साथ ले जाने लगती है। एग्नेस का ऐसा एटीट्यूड देखकर कैसरोल भी परेशान हो जाता है। दूसरी ओर ये सब देखकर लिकोरिस को तो मजा आ रहा था। अब इसके बाद हम पेस्ट्री को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा थक चुका था। सो तभी बैटमैन पेस्ट्री के लिए चाय लेकर आता है और इसके बाद हमें पता चलता है कि पेस्ट्री लगातार 2 घंटों से अपनी माँ को सब कुछ बताए जा रहा था, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा थक चुका है। अब चाय की एक चुस्की लेने के बाद पेस्ट्री की जान में जान आती है, लेकिन तभी बैटमैन टेबल पर कुछ कागज पड़े हुए देखता है। सो पेस्ट्री बताता है कि ये हार्ड कैंडी को रैप करने के पेपर्स हैं। जब मैं माँ को सब कुछ बता रहा था तब हम दोनों ने सारी की सारी कैंडीज को रैप कर लिया और इतने कागज बचे रहे। लेकिन तभी बैटमैन देखता है कि इन कागजों पर तो मिस्ट्रेस और पेस्ट्री की ये वाली तस्वीर है। और दोस्तों कैंडीज के साथ साथ ये पेपर्स भी सभी लोगों के पास पहुंच चुके हैं और पेस्ट्री ने ऐसा इसी वजह से किया है ताकि वो मिस्ट्रेस को एक छोटा सा सबक सिखा पाए, क्योंकि मिस्ट्रेस ने पेस्ट्री और लिकोरिस को काफी परेशान किया है। अब इसके बाद हम मिस्ट्रेस को देखते हैं जो इन कागजों पर इन तस्वीरों को देखने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी। और जब कोटॉन मिस्ट्रेस को शांत करने के लिए आता है तो मिस्ट्रेस उसी को घायल कर देती है। और यहाँ पर मिस्ट्रेस ये बोलती है कि इन तस्वीरों को देखने के बाद लोग ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं कि मुझे छोटे बच्चे पसंद हैं। और दोस्तों इसी वजह से मिस्ट्रेस के लिए काफी सारे रिश्ते आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के जिनकी उम्र मात्र 8, 9 या 10 साल है। और इन्हीं सब चीजों की वजह से मिस्ट्रेस को पेस्ट्री पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब इसके बाद हमें मार्ग्रेव ह्यूब्रैक का घर दिखाया जाता है
और यहाँ पर मार्गरेट ह्यूब्रैक अपने एक आदमी के साथ बात कर रहे थे कि ल्यूटरॉट इनके खिलाफ कोई साजिश रच रहा है और शायद से वो युद्ध की तैयारी कर रहा है। सो मार्गरेट अपने आदमी से पूछते हैं कि ल्यूटरॉट की सेना कितनी बड़ी है। वो आदमी बताता है कि उसकी सेना में लगभग 30,000 आदमी हैं और शायद से हम इस वक्त इतनी बड़ी सेना से नहीं लड़ पाएंगे। जिस पर मार्गरेट बोलता है कि ड्यूक कैडलैक को एक संदेशा भेजो, अभी हमें लड़ाई में उनकी मदद चाहिए। वहीं दूसरी ओर हम पेस्ट्री को देखते हैं जो अपने पैसे गिन रहा था। और दोस्तों, इतने सारे पैसे पेस्ट्री ने हार्ड कैंडी और मैच मेकिंग फोटोज से कमाए हैं। टोटल 384 कॉइन्स और कुछ कॉइन्स यहाँ पर पेस्ट्री अपनी सेविंग्स के रूप में रख लेगा और इन पैसों का इस्तेमाल वो स्वीट्स बनाने में करेगा। लेकिन तभी बैटमैन पूछता है कि तुम इन पैसों से क्या खरीदोगे। पेस्ट्री बोलता है कि मुझे कुछ बकरियां खरीदनी हैं, लगभग 100 बकरियां। ये बात सुनकर बैटमैन बोलता है लेकिन तुम तो 70 या 80 बकरियां खरीदने वाले थे। जिस पर पेस्ट्री बोलता है कि हम उस मर्चेंट से 100 बकरियों की बात कहेंगे, तब जाकर वो 70 या 80 पर मानेगा। ये बात सुनकर बैटमैन बोलता है कि तुम्हारे साथ सौदा करके वो मर्चेंट रोने वाला है। सो तभी पेस्ट्री बोलता है कि बकरी के दूध से काफी सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। मुझे तो अभी से ही समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या क्या बनाऊंगा। दोस्तों, इसके बाद हमें पता चलता है कि कैसरोल और बैटमैन ने इनके शुरुआती दिनों में बकरियां पालने के बारे में सोचा था। बकरियों को पालना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि बकरियां कुछ भी खा सकती हैं। लेकिन दिक्कत तो यही थी कि बकरियां कुछ भी खा सकती हैं क्योंकि तुम्हें पहले से पता होगा कि पहले ये जगह बंजर हुआ करती थी। कैसरोल और बाकी सब ने मेहनत करके इस जगह को उपजाऊ बनाया है। इसीलिए शुरुआत के दिनों में बकरियों को पालना इनके लिए बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन अब यहाँ पर काफी पेड़ पौधे हैं। इसी वजह से पेस्ट्री डिसाइड करता है कि वो बकरियों के साथ और भी जानवर पालेगा। वो मुर्गियां पालेगा, मुर्गियां अंडे देंगी और ऐसे ही और मुर्गियां आएंगी। ज्यादा मुर्गियां मतलब ज्यादा अंडे। अंडों से कई प्रकार के केक्स और कुकीज बनाई जाती हैं। और अब पेस्ट्री बैटमैन से कह देता है कि ये सारी मुर्गियां अंडे देने के लिए हैं, ना कि खाने के लिए। अब इसके बाद पेस्ट्री एक हत्था उठाकर बैटमैन से पूछता है कि क्या वो इसे टेस्ट करना चाहेगा। बैटमैन पूछता है कि आखिर ये क्या है। पेस्ट्री बताता है कि ये एक स्वीट सोरगम है। और इसके बाद ये दोनों इसी तरीके से बातें करने लगते हैं। और इसके बाद जब बैटमैन इसको टेस्ट करता है तो ये बहुत ज्यादा मीठा होता है। और इसी का इस्तेमाल करके दोस्तों पेस्ट्री शुगर बनाने वाला है ताकि वो जैसी चाहे वैसी स्वीट्स बना सके। अब इसके बाद हम लूमी, पेस्ट्री और मार्क को देखते हैं जो कुछ बना रहे थे। और तभी इनके पास लिकोरेस आती है। वो पूछती है कि आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो। पेस्ट्री बताता है कि हम सभी जूसर बना रहे हैं। और इसी तरह इनका जूसर तैयार हो जाता है। अब इसके बाद बारी आती है जूसर को ट्राई करने की। पेस्ट्री लिकोरेस को बताता है कि वो इस मशीन का इस्तेमाल करके जूस निकालने वाला है। लेकिन दोस्तों, मार्क इस जूसर तक नहीं पहुंच पा रहा था। अब पेस्ट्री भी परेशान क्योंकि यहाँ पर इतना लंबा तो कोई है ही नहीं। और इसी वजह से दोस्तों अब लूमी मार्क के ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन ऐसा करने के बाद भी ये जूसर तक नहीं पहुंच पाते। दूसरी ओर मार्क को लूमी काफी ज्यादा भारी लग रही थी। और जैसे ही लूमी मार्क की ये बात सुनती है वो उसे अपने पैरों से दबाने लगती है, जिस वजह से इनका बैलेंस बिगड़ जाता है और ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। और यहाँ पर इनका जूसर भी टूट जाता है। लेकिन शुक्र है कि मार्क और लूमी को ज्यादा चोट नहीं लगती। लेकिन भैया, पेस्ट्री का प्लान तो फेल हो गया। इसी वजह से पेस्ट्री नए आइडिया के बारे में सोचने लगता है। लेकिन तभी पेस्ट्री देखता है कि लिकोरेस कुछ कहना चाहती है लेकिन वो शर्मा रही है। सो पेस्ट्री कहता है कि बोलो ना, क्या कहना चाहती हो। और अब पेस्ट्री की बात सुनकर लिकोरेस बोलती है कि मेरे पास कोई डायग्राम तो नहीं है, लेकिन ह्यूब्रैक में जब वो लोग वाइन बनाते हैं तो वो वहाँ पर तुम्हारे जूसर की तरह ही एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं और उस मशीन को चलाने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है। लिकोरेस की बातें सुनकर पेस्ट्री बोलता है कि तुम्हारा आइडिया हमारे काम आ सकता है, हम लोग एक वैसी ही मशीन लेंगे। थैंक्स लिकोरेस। अब यहाँ पर लिकोरेस भी खुश हो जाती है। लेकिन तभी मार्क और लूमी बोलते हैं कि यार तुम इस बारे में पहले ही लिकोरेस से पूछ लेते तो हमें इतनी ज्यादा फालतू में मेहनत नहीं करनी पड़ती। जिस पर पेस्ट्री बोलता है कि अरे गलतियां तो सबसे होती हैं, चलो जब हम अपना जूस बनाएंगे तो सबसे पहले तुम उसे टेस्ट कर लेना, ओके। ये बात सुनकर लूमी पेस्ट्री को माफ कर देती है। अब इसके बाद पेस्ट्री बोलता है कि मैं बैटमैन के पास जाकर जूसर की बात करता हूँ, तब तक तुम लोग यहाँ की सफाई कर दो। और ऐसे ही पेस्ट्री अब बैटमैन के पास जाने लगता है।
और पेस्ट्री को इतना एक्साइटेड देखकर लिकोरिस और भी खुश हो जाती है। दूसरी ओर पेस्ट्री तो बस स्वीट्स के बारे में ही सोच रहा था और ऐसे ही मुस्कुराते हंसते खेलते हुए पेस्ट्री घर पर आता है। और इसके बाद पेस्ट्री अपने पापा के कमरे में आता है जहाँ पर बैटमैन और कैसरोल एक साथ होते हैं। अपने पापा को देखकर पेस्ट्री पूछता है कि आप वापस आ गए, ड्यूक कैडलैक और लॉर्ड स्क्वेले कैसे हैं? लेकिन तभी पेस्ट्री देखता है कि बैटमैन और उसके पापा काफी ज्यादा सीरियस हैं। और अब बैटमैन, जिसे तुम सभी फ्यूली के नाम से जानते हो, वो पेस्ट्री को बताता है कि हमारे पास एक बुरी खबर है, युद्ध शुरू हो चुका है ह्यू ब्रैक और ल्यूटरॉट के बीच। और ये बात सुनकर पेस्ट्री बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब इसके बाद हमें ल्यूटरॉट वॉर कैंप दिखाया जाता है जहाँ पर ल्यूटरॉट और उसके जनरल्स वॉर की प्लानिंग कर रहे थे और यहाँ पर सब कुछ ल्यूटरॉट के प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा था। ह्यू ब्रैक ने ड्यूक कैडलैक को मदद का संदेशा भेजा है और अभी तक कैडलैक की ओर से कोई भी जवाब नहीं गया है। अब इसके बाद ये लोग आपस में बातें करने लगते हैं। ह्यू ब्रैक के पास सिर्फ 10,000 लोगों की सेना है, वो चाहकर भी हमारी 30,000 लोगों की सेना का सामना नहीं कर पाएगा और इसी वजह से हो सकता है कि वो हार मान ले। और अब ल्यूटरॉट बोलता है कि तुम बस देखते चलो ह्यू ब्रैक, हमारे बीच इतने लंबे वक्त से जो झगड़ा चल रहा है मैं उसे खत्म कर दूंगा तुम्हें मारकर। लेकिन तभी ल्यूटरॉट का एक सैनिक उसे आकर बताता है कि मार्ग्रेव की बेटी का फियांसी मार्ग्रेव के घर पर आया है। ये बात सुनकर ल्यूटरॉट बोलता है तो अच्छा, ड्यूक का पोता आया है। दूसरी ओर हम पेस्ट्री को देखते हैं जो अपने किचन में होता है। तभी लिकोरिस उसके पास आती है और वो पेस्ट्री से पूछती है कि क्या हुआ, आप थोड़े परेशान लग रहे हैं। पेस्ट्री बोलता है कि अरे नहीं, मैं ठीक हूँ। लेकिन तभी लिकोरिस कहती है कि आप वॉर के बारे में सोच रहे हैं। मुझे कुछ वक्त पहले ही पता चला कि मेरे होमलैंड और उसके पड़ोसी राज्य के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आखिर लोग युद्ध क्यों करते हैं। क्या हर एक चीज का फैसला लड़कर ही होता है? लड़ने के बजाय उन्हें डिलीशियस स्वीट्स बनानी चाहिए। काश कि दूसरों की सोच भी आपकी तरह होती कि अपनी जिंदगी मुस्कुराते हुए जियो, तो इस दुनिया में सभी लोग खुश रहते। तभी पेस्ट्री मुस्कुराकर बोलता है कि मैं भी यही सोचता हूँ। मिठाइयाँ सभी को खुश करती हैं, हर एक मुस्कुराहट में मिठास होती है। लिकोरिस बोलती है कि आपने सही कहा। और इसके बाद पेस्ट्री बोलता है कि अरे हाँ, वो मर्चेंट आज बकरियां डिलीवर करने वाला है और बकरी के दूध से हम काफी सारी मिठाइयाँ बना सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा डिलीशियस होती हैं। ये बात सुनकर लिकोरिस बोलती है कि मैं भी उन मिठाइयों को टेस्ट करना चाहती हूँ। पेस्ट्री बोलता है कि हाँ बिल्कुल। लेकिन दोस्तों, इसके बाद पेस्ट्री को पता चलता है कि जिन बकरियों को पेस्ट्री ने खरीदा था उन बकरियों को कोई नोबल खरीद कर ले जा चुका है। इसके बाद मर्चेंट बोलता है कि मैंने उस नोबल को समझाया कि इन बकरियों को कोई पहले ही खरीद चुका है, लेकिन उसने कहा कि इस वक्त उन्हें इन बकरियों की जरूरत है और अगर मैंने उन्हें ये बकरियां नहीं बेची तो वो मुझे मार देंगे। इसी वजह से मैं कुछ नहीं कर सका। ये बात सुनकर पेस्ट्री पूछता है कि उन बकरियों को किसने खरीदा है। मर्चेंट बताता है बारॉन लुन्सबेज ने। और दोस्तों, इस नोबल के साथ पहले से ही पेस्ट्री की फैमिली की जान पहचान होती है और इसी वजह से बेचारा पेस्ट्री यहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकता। और इसके अलावा इस टाइम पर ह्यू ब्रैक और ल्यूटरेट हाउस के बीच युद्ध भी चल रहा है। इसी वजह से इस वक्त हम बारॉन के खिलाफ मार्ग्रेव ह्यू ब्रैक से कोई कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। और इसके अलावा कैसरोल को युद्ध के बारे में भी 3 दिन पहले ही पता चला है और इस युद्ध की वजह से काफी सारे लोगों को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन तभी पेस्ट्री गुस्से में बोलता है कि भले से ही वो बारॉन कोई भी हो, लेकिन अगर मेरे रास्ते में कोई भी आएगा तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा। हमें उसके खिलाफ कंप्लेंट करनी ही होगी। यहाँ पर हमारे मॉर्टन फैमिली का गौरव दांव पर लगा है। और पेस्ट्री को इस तरीके से देखकर फ्यूली और कैसरोल हैरान हो जाते हैं और उसे शांत रहने को बोलते हैं। लेकिन पेस्ट्री बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। सो तभी उसके पिता उसे शांत रहने को बोलते हैं और पेस्ट्री को बताते हैं कि युद्ध के वक्त हर एक गाँव को खाने की पूर्ति करनी पड़ती है और इसके अलावा लुन्सबेज बारोनी हमारे गांव से फ्रंट लाइन पर ज्यादा नजदीक है। इसी वजह से इस वक्त उन्हें खाने की जरूरत पड़ रही है। और इसके अलावा उसने उन बकरियों को खरीदा है, चोरी नहीं किया। तुम्हें हर एक चीज समझनी चाहिए, समझे? और फ्यूली भी पेस्ट्री से यही बातें कहता है। सो पेस्ट्री बोलता है लेकिन
मुझे उन बकरियों की जरूरत है। जिस पर कैसरॉट बोलता है कि युद्ध खत्म होने के बाद तुम मुझसे बातचीत कर लेना, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। अब ये बात सुनकर पेस्ट्री सोचता है कि लिकोरिस भी बकरी के दूध से बनी मिठाइयाँ खाना चाहती है। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि आखिर लोग युद्ध क्यों करते हैं, इससे किसी को भी खुशी नहीं मिलती। लेकिन तभी फ्यूली बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे इस युद्ध के दौरान ही तुम अपनी बकरियां पा सकते हो, और वो आइडिया है रीइंफोर्समेंट। हम उनकी रीइंफोर्समेंट बनकर युद्ध में जा सकते हैं। सो तभी फ्यूली बोलता है कि बारोन ल्यूसबेज काफी ज्यादा कंजूस है, इसी वजह से मुझे लगता है कि अगर हम उनकी मदद करने के लिए भी जाएंगे तब भी वो हमें ज्यादा ऑफर नहीं करेगा, लेकिन अगर हम रीइंफोर्समेंट बनकर जाएंगे तब ये एक काफी बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। और क्योंकि पेस्ट्री और लिकोरिस एंगेज्ड हैं, तो इनके पास एक काफी अच्छा रीजन है ह्यू ब्रैक की युद्ध में मदद करने का। और इसी तरह पेस्ट्री डिसाइड कर लेता है कि चाहे कुछ हो जाए वो बारोन ल्यूसबेज से अपनी बकरियां वापस हासिल करके रहेगा। अब इसके बाद ये सभी युद्ध में जाने लगते हैं, पेस्ट्री, उसके पापा, निकोलो और ग्लेसेज, और इनके साथ गांव के भी 8 लोग होते हैं जो फुट सोल्जर्स हैं, और टोटल ये सभी हुए 12 लोग। मार्क भी पेस्ट्री के साथ जाना चाहता था, लेकिन उसके पापा उसे नहीं जाने देते क्योंकि इन्हें गांव की हिफाजत करने का काम मिला है। यहाँ पर एग्नेस बोलती है कि ये सभी बिना कुछ तैयारी के जा रहे हैं, जिस पर फ्यूली बोलता है कि बॉस और पेस्ट्री हमेशा इमरजेंसी के लिए तैयार रहते हैं। अब एग्नेस लिकोरिस से कहती है कि चिंता मत करो, ओके? लेकिन फिर भी लिकोरिस को काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। वहीं दूसरी ओर पेस्ट्री सोच रहा था कि भले से ही ये सही हो या गलत, लेकिन मैं चाह रहा हूँ अपनी स्वीट्स के लिए, और मेरा इंतजार करना लिकोरिस। मैं अपनी बकरियां वापस लेकर आऊंगा और उसके बाद डिलीशियस स्वीट्स बनाऊंगा। अब इसके बाद हमें मार्गरेट ह्यू ब्रैक का घर दिखाया जाता है, जहां पर हम लॉर्ड स्क्वेले को देखते हैं जो कि पेट्रा की तस्वीर को ही देखे जा रहा था। लेकिन तभी असली पेट्रा उसके सामने आ जाती है, जो बोलती है कि मैं जीती जागती यहाँ पर हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरी तस्वीर को देख रहे हो। जिस पर स्क्वेले बोलता है कि रियल में तुम कुछ ज्यादा ही प्यारी हो, इसी वजह से तुम्हारी सुंदरता को सहने के लिए मैं खुद को तैयार कर रहा हूँ। और ये बात सुनकर पेट्रा खुश हो जाती है, और पेट्रा को खुश देखकर स्क्वेले भी खुश हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर मार्गरेट ह्यू ब्रैक आ जाता है, जो स्क्वेले से बोलते हैं कि क्यों भाई मेरी बेटी को परेशान कर रहे हो? स्क्वेले बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और तभी पेट्रा बोलती है कि पापा, लॉर्ड स्क्वेले को परेशान मत कीजिए। अब इससे पहले कि इनके बीच कुछ और बातचीत होती, मार्गरेट का आदमी उसे आकर बताता है कि ल्यूट्रॉट की मेन फोर्स हमला करने के लिए निकल चुकी है, उसमें 10,000 लोग हैं। ये बात सुनकर मार्गरेट बोलता है कि क्या? तो इसका मतलब 30,000 सैनिकों वाली बात झूठी थी। उनका सामना हम अपनी सेना के साथ ही कर सकते हैं। लॉर्ड स्क्वेले, मुझे आपकी इसमें मदद चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप फ्रंट लाइन डिफेंस पर जाएं। ये बात सुनकर पेट्रा बोलती है कि पापा लेकिन। सो मार्गरेट बोलते हैं कि पेट्रा, मुझ पर यकीन रखो। लेकिन पेट्रा यहाँ पर थोड़ी परेशान हो जाती है, और पेट्रा का ऐसा चेहरा देखकर लॉर्ड स्क्वेले फ्रंट लाइन पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसके बाद स्क्वेले पेट्रा से बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पिता के राज्य की हिफाजत करूंगा। अब इसके बाद हमें ल्यूट्रॉट वॉर कैंप दिखाया जाता है, जहां पर एक सैनिक ल्यूट्रॉट को सारी सिचुएशन के बारे में बता देता है। सो एक जनरल ल्यूट्रॉट से बोलता है कि ह्यू ब्रैक की आर्मी के सामने हमारी आर्मी टिक नहीं पाएगी। सो तभी ल्यूट्रॉट बोलता है कि मैंने सब कुछ सोच समझ कर किया है। मेरा असली उद्देश्य ह्यू ब्रैक और कैडलैक को अलग करना है। कैडलैक का पोता इस वक्त मार्गरेट के घर आया है। वो पहले कभी युद्ध में नहीं गया, इसी वजह से ह्यू ब्रैक उसे फ्रंट लाइंस पर रखेगा। और अगर कैडलैक का पोता इस युद्ध को देखकर युद्ध की रणनीतियां सीखता है तो इससे कैडलैक भी खुश होगा। लेकिन सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, बल्कि मेरे प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। ह्यू ब्रैक की बेटी अपना फियांसी खो देगी, और पोते के मर जाने की वजह से कैडलैक भी मार्गरेट से दूर हो जाएगा, और इसके बाद मार्गरेट ह्यू ब्रैक अकेला रह जाएगा, जिसे खत्म करना हमारे लिए बहुत आसान होगा। लेकिन ह्यू ब्रैक को मारने से पहले मैं उसका हारा हुआ चेहरा देखना चाहूंगा। अब इसके बाद हम लॉर्ड स्क्वेले को देखते हैं, जो कुछ सैनिकों के साथ फ्रंट लाइंस पर जा रहे थे। और यहाँ पर स्क्वेले पेट्रा की तस्वीर को देखते हुए बोलता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा पेट्रा। लेकिन दोस्तों, इस जगह पर
ल्यूट्रॉट के सैनिक छुपकर स्क्वेले के आने का इंतजार कर रहे थे। दूसरी ओर कैसरोल और पेस्ट्री मार्गरेट के घर पर आ जाते हैं। कैसरोल यहाँ पर बोलता है कि हम युद्ध में आपका साथ देने के लिए आए हैं। ये बात सुनकर ह्यूब्रैक बोलता है कि यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया, जिस पर पेस्ट्री बोलता है कि अरे नहीं, हम तो बकरियों के लिए आए हैं। तो तभी कैसरोल बोलता है कि क्या बोल रहे हो, हाँ? और इसके बाद पेस्ट्री बोलता है कि अरे वो मेरे कहने का मतलब मैं अपनी प्यारी फियोंसी के परिवार की मदद करने के लिए आया हूँ। अब इसके बाद ये लोग बैटल ग्राउंड के नक्शे पर नजर डालने लगते हैं और यहाँ पर ह्यूब्रैक कैसरोल को बताता है कि हमारे दुश्मन की सेना इतनी बड़ी नहीं है, इसी वजह से हम उसे संभाल लेंगे। पहले हमें बताया गया था कि उनकी सेना में 30,000 लोग हैं, लेकिन असल आंकड़ा तो लगभग 12,000 है। ये बात सुनकर कैसरोल पूछता है कि आखिर वो लोग सेटअप कहाँ पर हैं। ह्यूब्रैक बताते हैं कि मेन फोर्स यहाँ पर है और जिस घाटी के पास मेन फोर्स है वहाँ पर हमारे 200 आदमी उस घाटी की हिफाजत कर रहे हैं। सब कुछ जानने के बाद कैसरोल को दाल में कुछ काला लगता है, क्योंकि सब कुछ बहुत परफेक्ट था, जैसे ये पहले से ही प्लान किया गया हो। अपने पिता की बात सुनकर पेस्ट्री भी बड़े गौर से नक्शे को देखने लगता है। दूसरी ओर कैसरोल कहता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत तो है, और तभी पेस्ट्री बोलता है कि ये सब कुछ ज्यादा ही सॉलिड है। ये एक ऐसी आर्मी की फॉर्मेशन है जो हम पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार है, और ये लोग हम पर हमला करने वाले हैं। तो आखिर ये लोग एक डिफेंसिव फॉर्मेशन क्यों बनाए हुए हैं? कैसरोल भी बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा, अभी तक पहली लड़ाई शुरू नहीं हुई, तो फिर आखिर डिफेंसिव फॉर्मेशन क्यों? हो सकता है कि इनका मकसद कुछ और हो। और इसके बाद कैसरोल अपने युद्ध की रणनीति बताते हुए कहता है कि अगर मैं उनकी जगह पर होता तो मैं ऐसा करता, कम नुकसान पर ज्यादा मुनाफा, और सबसे पहले मैं इस जगह पर हमला करता। और दोस्तों, ये जगह होती है फ्रंट लाइन। और जैसे ही ह्यूब्रैक ये बात सुनता है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। पेस्ट्री पूछता है कि क्या हुआ आपको? सो ह्यूब्रैक बताता है कि ये वही जगह है जहाँ पर लॉर्ड स्क्वेले गए हैं। ये बात सुनकर कैसरोल और पेस्ट्री हैरान हो जाते हैं। इसके बाद ह्यूब्रैक बोलता है कि मैंने उन्हें एक आसान सी जगह भेजा था जहाँ पर उन पर ज्यादा खतरा ना हो। तभी कैसरोल बोलता है कि लॉर्ड स्क्वेले लड़ना नहीं जानते, और अगर उन पर हमला होता है तो वो उन दुश्मनों के सामने ज्यादा नहीं टिक पाएंगे। सो अब पेस्ट्री और कैसरोल लॉर्ड स्क्वेले की मदद करने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी ओर हम लॉर्ड स्क्वेले को उनकी यूनिट के साथ देखते हैं जो फ्रंट लाइन पर पहुंच चुके थे, और यहाँ पर लॉर्ड स्क्वेले अपने आदमियों के साथ लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे। अब इसके बाद लॉर्ड स्क्वेले और उनकी यूनिट दुश्मन का सामना करने के लिए जाने लगती है, लेकिन उन्हें दुश्मन कहीं दिखाई ही नहीं देता। लेकिन तभी एक सैनिक चिल्लाकर बताता है कि दुश्मन हमारे पीछे है, और तभी ये लोग देखते हैं कि कई सारे सैनिक इनकी ओर आ रहे हैं। और ये सब देखकर लॉर्ड स्क्वेले परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें जो खबर मिली थी उसके मुताबिक यहाँ पर दुश्मन के 20 या 30 सैनिक होने चाहिए, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा हैं। और इसके बाद दुश्मन के सैनिक स्क्वेले की यूनिट को खत्म करने लगते हैं, और यहाँ पर स्क्वेले को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। इसी वजह से अब लॉर्ड स्क्वेले दूसरी डायरेक्शन में जाने का डिसाइड करता है। वो अपनी यूनिट के साथ दूसरी ओर जाने लगता है, लेकिन उस ओर से भी दुश्मन के सैनिक आ जाते हैं, और अब स्क्वेले समझ जाता है कि ये फंस चुके हैं। दूसरी ओर पेस्ट्री, कैसरोल और उनके साथी काफी तेजी से फ्रंट लाइन की ओर जा रहे थे। वहीं फ्रंट लाइन पर स्क्वेले दुश्मन से लड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी एक सैनिक उसे आकर बताता है कि हम चारों ओर से घिर चुके हैं, और इसी वजह से स्क्वेले काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन तभी उसे पेट्रा याद आती है, और अब लॉर्ड स्क्वेले बोलता है कि चाहे कुछ हो जाए हम हार नहीं मानेंगे, हम इनका सामना करते हुए यहाँ से बचकर भागेंगे। लेकिन अगले ही पल में हम देखते हैं कि दुश्मन की सेना पर कुछ तीरों से हमला होता है, और तभी लॉर्ड स्क्वेले देखता है कि तीरों से हमला करने वाला होता है कैसरोल का रिटेनर ग्लिसेज। दूसरी ओर से कैसरोल भी आ जाता है दुश्मन की सेना पर हमला करता हुआ। स्क्वेले को समझ नहीं आता कि लॉर्ड मोर्टेन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेकिन तभी पेस्ट्री चट्टान के ऊपर से स्क्वेले से बोलता है कि हमें मिले काफी वक्त हो गया है ना लॉर्ड स्क्वेले? वैसे आप ठीक तो है ना? जब हमें पता चला कि आप यहाँ फ्रंट लाइंस पर हैं, तो हम भी आपका साथ देने के लिए आ गए। चलिए लॉर्ड स्क्वेले, हम यहाँ से विजयी होकर जाते हैं। और इसके बाद कैसरोल और ग्लिसेज दुश्मन की पूरी सेना को मार भगाते हैं, और लॉर्ड स्क्वेले भी बिल्कुल सही सलामत बच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर स्क्वेले अपनी यूनिट में मौजूद लोगों की मौत देखकर बहुत ज्यादा दुखी होता है। और इसके बाद जब ये खबर ल्यूट्रॉट तक पहुँचती है
कि कैसरोल ने स्क्वेले को बचा लिया है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अगर कैटलैक ने अपनी सेना भेज दी तो ल्यूट्रॉट का हारना पक्का है और इसी तरह ल्यूट्रॉट यहाँ पर हार मान लेता है। दूसरी ओर स्क्वेले को सही सलामत देखकर ह्यू ब्रैक भी चैन की सांस लेता है एंड पेस्ट्री और कैसरोल का भी शुक्रिया अदा करता है। सो यहाँ पर कैसरोल बोलता है कि दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद भी लॉर्ड स्क्वेले ने हार नहीं मानी, वो काफी ज्यादा बहादुर हैं। अब इसके बाद ह्यू ब्रैक बताता है कि ल्यूट्रेट की सेना वापस चली गई है, यानी कि हम ये जंग जीत चुके हैं। लेकिन दोस्तों स्क्वेले की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसी वजह से ह्यू ब्रैक उसे आराम करने के लिए भेज देता है। सो अब स्क्वेले वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी पेट्रा वहाँ आती है जो स्क्वेले को सही सलामत देखकर काफी खुश होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर स्क्वेले पेट्रा से कुछ ज्यादा बात नहीं करता, वो ये कहकर चला जाता है कि मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ, हम बाद में बात करेंगे और इस वक्त मैं बिल्कुल अकेले रहना चाहता हूँ। स्क्वेले की ऐसी हालत देखकर कैसरोल बोलता है कि आज वहाँ जो कुछ भी हुआ उन सब का स्क्वेले पर बहुत बुरा असर हुआ है, लेकिन वो ड्यूक कैडलैक का पोता है, इसी वजह से इन सब का अनुभव करना उसके लिए जरूरी था। लेकिन दोस्तों पेट्रा को स्क्वेले की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी स्क्वेले को इतना ज्यादा उदास नहीं देखा था और इसी वजह से पेट्रा सोचने लगती है कि क्या मैं स्क्वेले के लिए कुछ नहीं कर सकती। सो तभी कैसरोल पेस्ट्री से बोलता है कि जब बैंडिट्स ने हमारे गांव पर हमला किया था तो उस टाइम पर मार्क भी इसी तरह उदास हो गया था, तो तुमने उसके लिए कुछ किया था, है ना? जिसके बाद वो फिर से ठीक हो गया, तो क्या तुम लॉर्ड स्क्वेले के लिए भी कुछ कर सकते हो? और तभी पेट्रा भी पेस्ट्री से कहती है कि प्लीज कुछ कीजिए, क्योंकि मैं फिर से उनके चेहरे पर वो मुस्कान देखना चाहती हूँ। पेट्रा की बात सुनकर पेस्ट्री को लिकोरिस की बात याद आती है, जिसने कहा था कि काश अगर सभी लोग मुस्कुराते हुए अपनी जिंदगी जी पाते तो ये दुनिया कितनी ज्यादा बेहतर होती। सो तभी पेस्ट्री बोलता है कि मिठाइयाँ किसी को भी खुश कर सकती हैं और इसी तरह पेस्ट्री को आइडिया आ जाता है। सो अब पेस्ट्री अपने पापा से कहता है कि मैं कुछ बनाना चाहता हूँ, क्या आप मेरे लिए चीजों का इंतजाम कर देंगे? सो कैसरोल बोलता है कि तुम मिठाई बनाने वाले हो, है ना? पेस्ट्री बोलता है कि मैं ये सब लॉर्ड स्क्वेले के लिए करने वाला हूँ। सो तभी कैसरोल बोलता है कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो। ये बात सुनकर पेस्ट्री खुश हो जाता है और तभी ह्यू ब्रैक बोलता है कि तुम्हें जो भी चाहिए मैं उसका इंतजाम कर दूंगा। सो पेस्ट्री बोलता है तो क्या फिर आप कुछ बोंकास का इंतजाम कर देंगे? ये बात सुनकर कैसरोल बोलता है कि क्या तुम बोंका पाई बनाने वाले हो? पेस्ट्री बोलता है कि नहीं और इसके बाद पेस्ट्री किचन में आकर अपना काम करने लगता है। उसके पास काफी सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं और इसी तरह पेस्ट्री अपनी स्वीट बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो स्क्वेले के चेहरे पर फिर से मुस्कान लाना चाहता था। एक ओर जहाँ पर पेस्ट्री अपनी मिठाई बना रहा था, दूसरी ओर जीत का जश्न मनाया जा रहा था और यहाँ पर कैसरोल और उसके साथी भी होते हैं। लेकिन दोस्तों स्क्वेले अभी भी उदास था। दूसरी ओर पेस्ट्री अभी भी अपनी मिठाई बनाने में लगा हुआ है। अब पार्टी में सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे और उनकी बातों से स्क्वेले और भी ज्यादा परेशान हो रहा था। सो कैसरोल स्क्वेले के पास आकर बोलता है कि उनकी बातों पर ध्यान मत दो और कैसरोल स्क्वेले से ये भी कहता है कि देखो जंग में हमें कई सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं और तुम ड्यूक कैडलैक के पोते हो, तुम्हें ये बात दूसरों से बेहतर तरीके से समझनी चाहिए। सो स्क्वेले बोलता है कि आपने सही कहा, मैं काफी ज्यादा नालायक हूँ। मेरे ससुर ने मेरे लिए कितना कुछ किया लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। मैं आखिर अपने दादाजी का सामना कैसे करूँगा? सो तभी ह्यू ब्रैक स्क्वेले के पास आकर बोलता है कि जब पहली बार मैं युद्ध में गया था तो मुझे भी काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा दुखी रहें। तुम्हें खुद पर गर्व करना चाहिए लॉर्ड स्क्वेले। दोस्तों इतने ज्यादा मोटिवेशन के बाद भी स्क्वेले अपने दिमाग से उस मंजर को नहीं निकाल पाता जिसमें उसने अपने आदमियों की लाशें देखी थी और वो उन सभी की मौत का दोष खुद को दे रहा था। अब भैया कैसरोल और ह्यू ब्रैक तो कुछ कर नहीं पाते, लेकिन तभी वहाँ पर पेस्ट्री आता है और वो आते ही सबसे पहले लॉर्ड ह्यू ब्रैक को जंग जीतने की बधाइयाँ देता है। सो ह्यू ब्रैक बोलता है कि अरे तुमने भी मेरी बहुत मदद की, इसके लिए शुक्रिया। लेकिन यहाँ पर पेस्ट्री ह्यू ब्रैक की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा था कि आपके निर्णय लेने की क्षमता कितनी अच्छी है, आप कितने बढ़िया लीडर हो। वैसे इस सेलिब्रेशन के टाइम पर मैंने आपके किचन का इस्तेमाल करके कुछ बनाया है,
और इसके बाद जैसे ही निकोलो उस डिश पर से ढक्कन को जरा सा हटाता है, पेस्ट्री के द्वारा बनाई गई मिठाई की खुशबू चारों ओर फैलने लगती है और उसकी खुशबू से स्क्वेले भी आकर्षित हो रहा था। और इसके बाद ढक्कन पूरा हट जाता है और इस मिठाई की खुशबू चारों ओर फैल रही थी। पेस्ट्री की मिठाई की तारीफ करते हुए ह्यूब्रेक बोलते हैं कि वाह, इसका अरोमा कितना बढ़िया है। और इसके बाद पेस्ट्री इस मिठाई का एक टुकड़ा काटकर स्क्वेले को खाने को देता है। स्क्वेले भी पेस्ट्री की इस मिठाई को ले लेता है। अब इस मिठाई को देखकर स्क्वेले पूछता है कि आखिर इसका नाम क्या है। पेस्ट्री बताता है टार्टे टार्टिन। ये बोंकास से बना हुआ एक बेक्ड डेजर्ट है और ये मैंने आपके लिए बनाया है। पेस्ट्री की ये बात सुनकर स्क्वेले उस डेजर्ट का एक टुकड़ा काटकर उसे खाता है और बोंकास से बने हुए इस बेक्ड डेजर्ट का टेस्ट उसे बहुत ज्यादा डिलीशियस लगता है। और अब पेस्ट्री स्क्वेले को टार्टे टार्टिन के बारे में बताने लगता है कि इसके ऊपर की परत बोंकास से बनी है और इसके अंदर की क्रीम भी बोंकास से बनी है और ऐसी ही बहुत सारी बातें। स्क्वेले बोलता है कि उसने आज से पहले इतनी डिलीशियस चीज कभी नहीं खाई। और दोस्तों, स्क्वेले के साथ साथ पार्टी में मौजूद बाकी के लोग भी टार्टे टार्टिन का मजा ले रहे थे और यहाँ पर पेस्ट्री अभी भी स्क्वेले को मिठाइयों के बारे में ज्ञान दे रहा था कि टार्टे टार्टिन किस तरीके से बनाया गया था। इसको बनाया था टार्टिन सिस्टर्स ने और इसी तरह पेस्ट्री स्क्वेले को जो कुछ भी बताता है उसके अनुसार टार्टे टार्टिन एक असफलता से बना था, यानी कि बनाने कुछ और वाले थे, बन कुछ और गया। ये बात सुनकर स्क्वेले हैरान हो जाता है कि क्या एक असफलता। और यहाँ पर स्क्वेले खुद को याद करता है, लेकिन तभी पेस्ट्री बोलता है कि भले से ही ये एक असफलता का नतीजा हो, लेकिन ये डेजर्ट अपने आप में वंडरफुल और मिरेकुलस है ना। टार्टिन सिस्टर्स के फेल होने के बाद उन्होंने फिर से कोशिश करना जारी रखा, लेकिन अगर वहाँ पर टार्टिन सिस्टर्स हार मान लेती तो हमें टार्टे टार्टिन कभी खाने को नहीं मिलता। उन्होंने आखिर तक हार नहीं मानी, वो लगातार कोशिश करती रहीं और उन्हीं की मेहनत का नतीजा है टार्टे टार्टिन। उन्होंने असफलता को खुद पर हावी नहीं होने दिया। और जब कभी मुझसे भी मिठाइयाँ बनाने में गलती हो जाती है तो मैं टार्टे टार्टिन के बारे में सोचता हूँ। असफलता का मतलब अंत नहीं होता। हारने के बाद भी हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं और मेहनत करते हुए आगे बढ़ते रह सकते हैं। लेकिन तभी स्क्वेले को अपने दादाजी की बातें याद आती हैं कि तुम हमारे कैडलैक परिवार के अगले वारिस हो, इसी वजह से तुम्हें कभी भी अपनी कमजोरियां नहीं दिखानी चाहिए। हमेशा याद रखो कि तुम एक लीडर हो। और अब स्क्वेले बोलता है, लेकिन मेरी असफलताएं दूसरे लोगों की असफलताओं जैसी नहीं हैं। लेकिन तभी पेट्रा स्क्वेले से बोलती है कि आप असफल नहीं हुए हैं लॉर्ड स्क्वेले। क्या आप भूल गए आपके जाने से पहले मैंने क्या कहा था? आप मेरे पास सही सलामत आइएगा। आपने मुझसे किया वादा निभाया। सो स्क्वेले बोलता है, लेकिन आज मैं यहाँ पर सही सलामत इसी वजह से खड़ा हूँ क्योंकि मेरे नीचे काम करने वाले लोगों ने अपनी जानें दी हैं और इसी वजह से मुझे काफी बुरा महसूस हो रहा है। जिस पर पेस्ट्री बोलता है कि एक लीडर ऐसा ही महसूस करता है। आगे पेट्रा बोलती है कि अपनी जीत की खुशी से ज्यादा आप उन लोगों के बारे में सोच रहे हैं जो आपके लिए मारे गए। मुझे आपकी इस सोच पर गर्व है और आपके सही सलामत वापस आने से ज्यादा मुझे और किसी बात की खुशी नहीं है। अब पेट्रा की ऐसी बातें सुनकर स्क्वेले का मूड भी बदल जाता है। वो पेट्रा का शुक्रिया अदा करता है और इसके बाद वो पेस्ट्री से भी शुक्रिया कहता है और बोलता है कि मैं पहले से ज्यादा ताकतवर बनूंगा। और अब स्क्वेले को फिर से मोटिवेट देखकर कैसरोल और ह्यूब्रेक भी खुश हो जाते हैं। अब इसके बाद स्क्वेले पेट्रा से बोलता है कि क्या आप गार्डन में बैठकर मेरे साथ इस डेजर्ट का मजा लेना चाहेंगी? पेट्रा इसके लिए खुशी खुशी राजी हो जाती है और इसके बाद स्क्वेले और पेट्रा दोनों गार्डन में आ जाते हैं। और अब स्क्वेले पहले से ज्यादा खुश होता है और ये देखकर ह्यूब्रेक पेस्ट्री से कहता है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्या तुम कुछ चाहते हो? ये बात सुनकर पेस्ट्री बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पेस्ट्री सोचने लगता है कि उसे क्या मांगना चाहिए क्योंकि उसे तो बहुत सारी चीजें चाहिए। और अब पेस्ट्री डिसाइड कर लेता है कि उसे क्या चाहिए और इसके बाद पेस्ट्री उसके बारे में ह्यूब्रेक को बताता है। अब इसके बाद पेस्ट्री काफी सारा सामान लेकर अपने घर आ जाता है और इतना सारा सामान देखकर मार्क और लूमी हैरान हो जाते हैं। सो पेस्ट्री बताता है कि ये सारा सामान लॉर्ड ह्यूब्रेक ने उनका ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए भेजा है। और इसी के साथ पेस्ट्री ह्यूब्रेक की ओर से लिकोरिस के लिए एक लेटर भी लेकर आया था। सो लिकोरिस उस लेटर को ले लेती है और इसके बाद पेस्ट्री फ्यूली को बताता है कि कैसरोल
कुछ बेनिफिशियल नेगोशिएशंस करने के लिए मार्गरेट में ही रुक गए हैं। दोस्तों, कैसरोल बारोन ल्यून्सबेक से हिसाब चुकता करने के लिए गया है। अरे वही आदमी जिसने पेस्ट्री की बकरियां खरीद ली थी। वैसे यहाँ पर पेस्ट्री तो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि अब उस बारोन को सबक मिलेगा, आखिर उसने मेरी बकरियां कैसे खरीदी। और इसके बाद पेस्ट्री ऐसे ही फ्यूली को काफी सारी बातें बताने लगता है बिजनेस नेगोशिएशंस को लेकर। और दोस्तों, यहाँ पर फ्यूली को पेस्ट्री के एक्सप्रेशन से डर लगने लगता है। लेकिन इससे पहले कि पेस्ट्री कुछ और बोलता, वहाँ पर उसके पापा आ जाते हैं जो पेस्ट्री को अपने साथ लेने के लिए आए थे, क्योंकि वो अकेले ही बहुत सारे सामान को एक साथ टेलीपोर्ट नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से उन्हें पेस्ट्री की भी मदद चाहिए। और दोस्तों, ऐसे ही कैसरोल पेस्ट्री को लेकर चला जाता है और अगले ही पल में हम इन सभी को काफी ज्यादा हैरान देखते हैं क्योंकि उनके सामने काफी सारी बकरियां होती हैं। बकरियों के साथ साथ कैसरोल कुछ घोड़े लेकर भी आया था। फ्यूली कैसरोल से कहता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, जिस पर कैसरोल कहता है कि जरा इन घोड़ों को देखो, ये कितनी अच्छे नस्ल के हैं। मैंने उस बारोन से बड़े ही अच्छे तरीके से नेगोशिएशंस की और ऐसे ही अब मॉर्टेन के पास बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। और इसके बाद कैसरोल बोलता है कि बारोन इस वक्त काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होगा क्योंकि मुझ जैसे एक लो रैंक नोबल ने उससे कितना कुछ छीन लिया। और कैसरोल का ऐसा चेहरा देखकर फ्यूली फिर से घबरा जाता है। वहीं दूसरी ओर हम पेस्ट्री को देखते हैं जो अपने साथ वही लिकोरिस ने जो जूसर बताया था वो लेकर आ गया था। वैसे दोस्तों, इस मशीन से शराब बनाई जाती है, मेरा मतलब अंगूरों से शराब निकाली जाती है। लेकिन पेस्ट्री इसका इस्तेमाल एक जूसर की तरह करने वाला है। वो इसका इस्तेमाल करके अलग अलग चीजों के जूस निकाल सकता है। और इसके बाद अब पेस्ट्री, लूमी और मार्क अपना काम करने लगते हैं। अब अगले सीन में हम पेस्ट्री को देखते हैं जिसे एग्नेस ने अपने पास बुलाया था। एग्नेस पेस्ट्री से बोलती है कि तुम्हें कैसरोल के साथ कैपिटल में जाना होगा। पेस्ट्री को कुछ समझ नहीं आता, सो लिकोरिस बताती है कि उसके पापा ने उसे जो लेटर भेजा था उसमें उन्होंने हमें समर के एंड में इनवाइट किया है और वहाँ पर पेट्रा भी आने वाली है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या पहन कर जाना चाहिए। आगे एग्नेस बोलती है कि हमने घर में मौजूद सभी कपड़े देख लिए, लेकिन कोई भी इतना अच्छा जच नहीं रहा। इसी वजह से हमें लगता है कि हमें लिकोरिस के लिए एक नया आउटफिट खरीदना चाहिए, लेकिन हमारे गांव में तो कोई अच्छा दर्जी है ही नहीं जो एक बहुत बढ़िया ड्रेस बना पाए। हम चाहते हैं कि लिकोरिस अपने साइज के अकॉर्डिंग एक अच्छी सी ड्रेस पहने। ये बात सुनकर पेस्ट्री बोलता है कि ये तो पापा अकेले ही करवा लेंगे, मुझे साथ में जाने की क्या जरूरत है। जिस पर पेस्ट्री की बहन बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि लिकोरिस किसी दूसरे आदमी को अपना साइज थोड़ी बता सकती है। पेस्ट्री बोलता है कि मैं भी तो एक आदमी ही हूँ। सो उसकी बहन कहती है कि तुम उसके फियांसी भी हो, पति हो तुम उसके पति। ये बात सुनकर ना लिकोरिस काफी ज्यादा शर्मा रही थी, लेकिन जो सीला होती है वो तो पेस्ट्री को बड़ी बुरी नजरों से देख रही थी। यार, मुझे तो एक बात समझ नहीं आती कि पति पत्नी के बीच में ये कबाब में हड्डी क्यों है। आखिर इन मोहतरमा को क्या पीड़ा हो रही है, तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो। और अब इसके बाद पेस्ट्री जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो लिकोरिस का पति जो ठहरा। अब अगले सीन में पेस्ट्री अपने पापा के साथ दर्जी की दुकान पर आ जाता है और वो जिस तरीके से दर्जी को समझा रहा था, दर्जी को कुछ समझ नहीं आता। इसी वजह से पेस्ट्री अपना रुमाल निकालकर अपने मैजिक से उस पर लिकोरिस की एक तस्वीर बना देता है जिससे दर्जी को समझ आए कि ड्रेस किस तरह बननी है। और इसके बाद पेस्ट्री अपने पापा के साथ ड्यूक कैडलैक के पास जाता है। ड्यूक कैडलैक और कैसरोल के बीच बातें होने लगती हैं। दूसरी ओर स्क्वेले पेट्रा के साथ गार्डन में घूम रहा था और स्क्वेले यहाँ पर एक फूल तोड़कर उसे पेट्रा के बालों में लगा देता है जिससे पेट्रा खुश हो जाती है। वहीं दोस्तों, निकोलो को बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा था। ग्लेसेज अपने निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर रहा था। मार्क के पापा कुछ लोगों की ट्रेनिंग करवा रहे थे। इसके बाद हम मिस्ट्रेस को देखते हैं जो अपनी एक तस्वीर देखकर खुश होती है और दूसरी तस्वीर देखकर उसे गुस्सा आ जाता है क्योंकि ये तस्वीर उसकी पेस्ट्री के साथ थी। लेकिन इसके बाद मिस्ट्रेस उस कैंडी को देखती है जो पेस्ट्री ने बनाई थी और उस कैंडी को खाते ही मिस्ट्रेस का मूड ठीक हो जाता है। अब दोस्तों, इसके बाद हम लिकोरिस को देखते हैं जो किचन में आती है जहाँ पर पेस्ट्री होता है। वो पेस्ट्री से पूछती है कि क्या तुम कुछ बना रहे हो। पेस्ट्री बताता है कि हाँ, मैं वो बना चुका हूँ जिसका इंतजार तुम काफी वक्त से कर रही थी। अब इसके बाद पेस्ट्री बताता है कि ये चीज केक है जो बकरी के दूध से बना है और लिकोरिस चीज केक को काफी वक्त से खाना चाहती थी। अब इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पेस्ट्री की बहन सो रही थी, लेकिन अगले ही पल में वो उठ जाती है
क्योंकि उसके कमरे में पेस्ट्री जो आ गया था वो उसे जगाने के लिए आया था, क्योंकि ब्रेकफास्ट के लिए सभी उसका इंतजार कर रहे हैं। सो पेस्ट्री की बहन बोलती है कि मैं यहीं पर अपने कमरे में खा लूंगी, लेकिन तभी वहाँ पर लिकोरिस आ जाती है। और जैसे ही पेस्ट्री की बहन लिकोरिस को देखती है, वो शर्माते हुए बोलती है कि तुम यहाँ पर कितनी देर से हो। पेस्ट्री बताता है कि जब से आप सो रही हो। और इसी तरह लिकोरिस हंसने लगती है और पेस्ट्री की बहन शर्माते रह जाती है। और दोस्तों इसके बाद हमें पता चलता है कि लिकोरिस ने अपने पापा ह्यू ब्रैक को एक लेटर भेजा था, जिसमें वो लिखती है कि मुझे मॉर्टेन में आए हुए 1 महीना हो चुका है और यहाँ पर पेस्ट्री जो स्वीट्स बनाता है वो बिल्कुल जादुई होती हैं। यहाँ पर सभी लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और सच में मुझे हर दिन बहुत मजा आता है। दोस्तों लिकोरिस तो काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन ह्यू ब्रैक उसे काफी ज्यादा मिस कर रहा था। अब इसके बाद हम लिकोरिस और पेस्ट्री को देखते हैं, जहाँ पर पेस्ट्री कुछ अलग बना रहा था और वो इस डिश का नाम लिकोरिस के कान में बताता है। नाम सुनकर लिकोरिस बोलती है कि वाह, इसका नाम ही कितना ज्यादा टेस्टी है। सो पेस्ट्री बोलता है कि ये खाने में भी काफी ज्यादा टेस्टी होने वाला है। और इसी तरह इन दोनों के प्यार भरे लम्हे के साथ हमारी इस कहानी का अंत होता है। तो दोस्तों तुम्हें पेस्ट्री की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल एनीक्विन एक्सप्लेन को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हें नए नए वीडियोस देखने को मिले। हम लोग जल्द ही काफी सारे नए वीडियोस लेकर आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लो। और इसी के साथ कमेंट करके अपने ओपिनियन शेयर करना मत भूलना। इसी के साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों के साथ शेयर भी कर देना। बाकी न्यू सीरीज काफी जल्दी आने वाली है। और इसी के साथ इन द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।